वेलकम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सरफेस को लेता हूं एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास कर रही है? The number of magnetic field lines passing this surface perpendicularly is 2. So इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया वो हो गया 2। यूनिट में नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि यूनिट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। ठीक है, अभी अगर ये एरिया किसी ऐसे रीजन में ले जाऊं, ये सरफेस में एक ऐसे रीजन में ले जाऊं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मैंने पहले बताया था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगी, तो इस सरफेस से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। जैसे इस केस में आप लोग देख सकते हो कि इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है? 1 2 3 4। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 4। यानी हमने एरिया को कांस्टेंट रखा, डायग्राम में थोड़ा सा ये लंबा विड्थ इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, पर दिस इज द सेम एरिया, यानी एरिया को कांस्टेंट रख के हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर लिया, तो फ्लक्स जो है वो बढ़ गया। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस एक एरिया से पास करेगी और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखता हूं। ठीक है, मैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उठाता हूं और एरिया को बढ़ाता हूं। तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, यानी ये सरफेस एरिया में कुछ इस तरह से बनाओ, ये लंबा कर दूं, ठीक है, यानी ये पूरा अब ये सरफेस एरिया बन जाए, ये टोटल ये पूरा अगर मैं सरफेस एरिया क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं, तो देख सकते हो आप कि अभी फ्लक्स क्या हो गया? 2 से इंक्रीज करके मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया 4। यानी अब चूंकि एरिया बढ़ गया तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास करेगी, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा बी लगाते हैं। 20 वजह से लगाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है जिसको हम पाई और यहाँ पे एक ई लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू दी सरफेस एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं और कांस्टेंट को 1 लिख लूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा BA। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA। पर इन सारे केसेस में हमने क्या किया था कि सरफेस को परपेंडिकुलरली लिया था, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो था वो एरिया वेक्टर के पैरेलल था। ठीक है, या सरफेस के परपेंडिकुलर था। अब अगर ऐसा केस हो कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ कोई एंगल बना रहा हो, जैसे इस केस में आप लोग देख सकते हो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल जो है बन रहा है। ठीक है, एरिया एक वेक्टर है, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एरिया को हम वेक्टर लेते हैं और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हम सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं। जैसे ये अगर सरफेस एरिया है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस सरफेस एरिया के बराबर होता है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। तो ये सरफेस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इस एरिया वेक्टर के साथ। इन दोनों में क्या बनना है? एंगल थीटा बनना है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन पे चला जाऊं तो मैंने कहा था कि हम वो नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे जो परपेंडिकुलरली एरिया से पास कर रही हो। ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस। तो यहाँ पे ये लाइंस इंक्लाइंड है, तो हमें कौन सी लाइंस चाहिए? परपेंडिकुलर। तो हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या करेंगे? 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। दिस कंपोनेंट इज B cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज B sin थीटा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये थ्रू दी सरफेस नहीं है, बल्कि ये सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये सरफेस से पास नहीं कर रहा। ये जो कंपोनेंट है दिस इज पासिंग डायरेक्टली थ्रू दी सरफेस। ठीक है, या परपेंडिकुलरली जो सरफेस से पास कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है? वो कंपोनेंट है B cos थीटा। यानी अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकता हूं, ये बन जाएगा BA और cos थीटा। हमें B cos थीटा कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया BA cos थीटा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अभी इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि B डॉट A, 2 वेक्टर्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से भी
यही सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। सो द सेकंड डेफिनेशन फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अभी ऐसा यूनिट के ऊपर बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन डिराइव कर लिया विच इज बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और कॉस थीटा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द एसआई यूनिट, ठीक है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं विच इज वेबर, WEBER वेबर, ठीक है। सो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड 1 वेबर जो होता है वो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। टेस्ला को पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ रहे थे जिसका ये रिजल्ट आया था, ठीक है। तो बी को मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन IL, ये बराबर होता है टेस्ला के, तो मैं लिख सकता हूं कि टेस्ला बराबर होता है फोर्स न्यूटन, करंट हो जाएगा पर एम्पियर एंड पर मीटर। सो टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अभी अगर यहाँ पे मैं पुट कर लूं तो ये वेबर बन जाएगा, टेस्ला की जगह न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वेबर बन जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है। सो द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, ठीक है। वेबर बराबर होता है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और जो टेस्ला होता है वो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये इक्वेशन आती है, ठीक है, एंड ये इक्वेशन याद होगी तो आप लोगों को एमसीक्यूज में इन यूनिट्स को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप फिर डायमेंशंस भी इनके निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं निकालने वाला हूं वेबर के डायमेंशंस को, ठीक है, कि वेबर के डायमेंशंस क्या होंगे, ठीक है। डायमेंशंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूटन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो न्यूटन होता है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का इक्वेशन होता है MA, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, सो ये बन जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर अपनी जगह पे, पर एम्पियर अपनी जगह पे, ठीक है। मीटर एंड मीटर बन जाएगा मीटर स्क्वायर, सो दिस बिकम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं डायमेंशंस में M, मीटर स्क्वायर के बन जाएगा L स्क्वायर, एम्पियर के लिए हम कैपिटल A ही लिखते हैं एम्पियर, सो दिस विल बिकम A-1 एंड सेकेंड्स के लिए टाइम, सो T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ला के भी डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का BA cos थीटा, इसमें जो A था वो तो एरिया था, ठीक है। थीटा था एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल था। एंड जो B था इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और इसी चीज को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर मैं इसी इक्वेशन को अरेंज कर लूं तो B बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया थीटा, इस टर्म को मैं निकाल देता हूं अभी के लिए क्योंकि मैं मैक्सिमम का केस ले रहा हूं, ठीक है। जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी जब एरिया वेक्टर और B के बीच में एंगल 0 हो, तो फिर बन जाएगा B मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज एरिया डेंसिटी, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर हम, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लक्स डेंसिटी है क्योंकि ऊपर फ्लक्स है और नीचे एरिया है, सो दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी। तो B को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B हो गया। अभी हम 3 केसेस को डिस्कस करते हैं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, कब मिनिमम होगा और 0 कब होगा, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये एक सरफेस है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सो cos 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी cos का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर आता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा 0 डिग्री के ऊपर BA cos 0,
और बन जाएगा जस्ट बी ए। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स। तो आप लोग देख सकते हो कि जब एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर पैरेलल हो बी के साथ, जब एरिया वेक्टर पैरेलल टू बी होगा तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। या इन टर्म्स ऑफ अगर मैं इस प्लेन लिख लूं, ठीक है, ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस या जो प्लेन है एरिया का ये परपेंडिकुलर हो बी के साथ तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू बी, पर ये जो सरफेस है, ये प्लेन ऑफ द सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। सो जब प्लेन ऑफ द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे या सरफेस या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे तो फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इस केस में ये एरिया बिल्कुल इस तरह से सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। सो इस केस में आप लोग देख सकते हो कि कोई भी लाइन जो है वो इस एरिया के थ्रू पास नहीं कर रहा, ठीक है। हमने डिफाइन किया था कि पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दी सरफेस, ये जो लाइंस है ये बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर जा रही है। तो डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को लगा के भी आप लोग बता सकते हैं कि फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि नो फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दी सरफेस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन इज पैरेलल टू बी, प्लेन इज पैरेलल टू बी, और जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। तो cos 90 जीरो होता है और cos 90 जब जीरो होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। एंड दिस इज द थर्ड केस के जब एरिया और बी के बीच में कोई एंगल बनना हो, ठीक है, तो फिर फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो अब डिस्कस करते हैं कर्व्ड सरफेस के केस को, ठीक है, कि अगर आप लोगों का जो सरफेस है वो कोई कर्व्ड सा सरफेस हो, इरेगुलर सा, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है कि सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करना है कि हर एक सरफेस जो है वो प्लेन बन जाए, ठीक है। यानी ये अगर कोई सरफेस है जैसे फुटबॉल का ये सरफेस हो गया, ठीक है, तो ये कर्व है, तो आप लोगों ने जिस तरह गॉसेस लॉ में किया था इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करना है कि हर एक जो एलिमेंट है वो प्लेन एलिमेंट बन जाए, ठीक है, प्लेन 2D एलिमेंट बन जाए, प्लेन वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाइंड कर लेना है एंड दिस वुड बी दी समेशन ऑफ B डॉट A फॉर ईच एलिमेंट। यानी अगर आप लोगों ने इसको 100 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है तो हर एलिमेंट के अक्रॉस आप लोगों ने B डॉट डेल्टा A निकालना है और इसको फिर सम कर लेना है, ठीक है। लास्टली एक एग्जांपल हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। बाज क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, उनमें बी की वैल्यू बी दी जाती है, ए की वैल्यू बी दी जाती है और पैरेलल परपेंडिकुलर का केस दे देते हैं या कोई थीटा दे देते हैं, तो उस केस में फ्लक्स को निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ये जो क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 40 I यूनिट वेक्टर माइनस 18 K यूनिट वेक्टर एंड यूनिट लिखा गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें पता है कि एक वेक्टर जो होता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। दिस 40 इज मैग्नीट्यूड एंड I इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स हमें डायरेक्शन देते हैं एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। जो J यूनिट वेक्टर होता है दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। जो K यूनिट वेक्टर होता है इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कोई वेक्टर हो गया, ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पे y एक्सिस ये y मान लूँ, ये x एक्सिस मान लूँ और कोई वेक्टर इस तरह से पड़ा हुआ है b वेक्टर, ठीक है, तो लाजमी इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक x कंपोनेंट होगा एक y कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अगर 3D में है तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे bx प्लस by प्लस bz। तो यहाँ पे दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द z कंपोनेंट, ठीक है। सो 40I माइनस 18 के ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। एरिया हमें बताया गया कि हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स पासिस थ्रू इफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट इन द XY प्लेन, ठीक है। सो हमें एरिया का वेक्टर अभी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमें दिया गया है कि एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 क्रॉस 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर्स होते हैं और हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया। अभी अगर हमें एरिया वेक्टर चाहिए तो हम ये मैग्नीट्यूड लिख लेंगे 5 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और इसके साथ हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 5
क्रॉस 10 पावर -4 और यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे उसको देखते थे। ठीक है, सो अभी अगर ये डायग्राम मैंने उठाया हुआ है, ठीक है, अगर ये y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो यहाँ पे बताया गया है कि द एरिया लूप इन दिस रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट इन द xy प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये इस तरह से फ्लैट पड़ा हुआ है, यानी ये xy प्लेन में है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो अगर ये xy प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर जो है ये फ्लैट है तो वो अपवर्ड होगा। ठीक है, बिल्कुल 3D में होगा। ठीक है, 3D में अपवर्ड, जैसे किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो टेबल से ऊपर होगा, और अपवर्ड चीजों को हम वेक्टर्स और अपवर्ड वेक्टर्स को हम डॉट से जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी अभी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यानी अलोंग द जेड एक्सिस होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, यानी हम जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो के यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज द एरिया वेक्टर इज अलोंग द जेड एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग होगा वही यूनिट वेक्टर आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, बिकॉज यूनिट वेक्टर्स टेल अस अबाउट द डायरेक्शन। तो अभी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें एरिया के बारे में दे रहा है कि 5 क्रॉस 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर का एरिया है और अलोंग द जेड एक्सिस जो है उसका डायरेक्शन है। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन है, तो हम फ्लक्स को अभी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए। ठीक है, सो बी जो है इस केस में वो है 40i - 18k, 40i - 18k। ठीक है, these are the unit vectors times the area vector which is 5 क्रॉस 10 पावर -4 k यूनिट वेक्टर। देखिए डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि i का जो कोएफिशिएंट है उसको i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, j के कोएफिशिएंट्स को j के साथ एंड k के कोएफिशिएंट्स को k के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं सिंपली अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट 40 है। ठीक है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोई i का कोएफिशिएंट नहीं है, यानी i का कोएफिशिएंट 0 है, हम प्लस कर देंगे, j वैसे भी मिसेंगे, यहाँ पे k का जो कोएफिशिएंट है वो -18 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो उसका कोएफिशिएंट है वो है 5 क्रॉस 10 पावर -4। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा एंड इससे आ जाएगा 90 क्रॉस 10 पावर -4 और यूनिट हम लिख देंगे वेबर। ठीक है, इस माइनस साइन को मैं अभी एक्सक्लूड कर देता हूं क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, तो इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज के साथ हम माइनस साइन जो है वो नहीं लगाते। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करके मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा 90 क्रॉस 10 पावर -4 वेबर।